हेलो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 22 शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है हमारी जेनेटिक्स यूनिट चल रही थी, उसका चैप्टर नंबर 3 म्यूटेशन चल रहा था या उत्परिवर्तन चल रहा था। आज का जो वीडियो है वो इस यूनिट का और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे, जेनेटिक्स यूनिट। इसके बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का क्लोनिंग। सबसे पहले क्लोन क्या होता है, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है और उस ग्रीक भाषा का जो शब्द है क्लोन, उसका तात्पर्य होता है टहनी या ट्विग। टहनी से, जिस प्रकार एक वृक्ष की सारी टहनियाँ जो होती है वो आकारिकी में और अनुवांशिकी में बिल्कुल समान होती है, उसी प्रकार जो क्लोन होते हैं वो भी जिस जीव से उन्हें व्युत्पन्न किया है, मतलब उनके जो पैतृक जीव हैं जिनसे वो व्युत्पन्न हुए हैं, वो उनके बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द क्लोन से बना है, जिसका अर्थ जो होता है टहनी से होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष की सभी टहनियाँ जो होती है वो आकारिकी और अनुवांशिकी में समान होती है, उसी प्रकार जो क्लोन होते हैं वो जिन पैतृक जीव से व्युत्पन्न होते हैं उनके बिल्कुल समान होते हैं। क्लोनिंग जो प्रक्रिया है उसमें अलैंगिक विधि द्वारा जो है वो संपन्न होती है। प्रकृति में जो जीव होते हैं वो स्वतः जनन जो होते हैं, वो जो निम्न जीव होते हैं वो तो स्वतः जनन करते हैं, जबकि जो उच्च जीव होते हैं वो स्वतः जनन करना उनमें संभव नहीं होता है। वापस रिपीट करती हूँ मैं एक बार कि क्लोनिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें अलैंगिक जनन वाली विधि से होता है। एक ही जीव भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसकी कोई भी विशेष संरचनाएं बन सकती है उसके अंदर, या कोई भाग उसका जो होता है वो परिवर्धित होकर नया जीव बनाता है। निम्न जीवों में ये स्वतः होता है, मतलब अपने आप हो सकता है, लेकिन उच्च श्रेणी के जीवों में ये अपने आप नहीं हो सकता, मीन्स स्वतः संभव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें एक जीन से अनेक जीन बनाए जा सकते हैं, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनाई जा सकती है, या किसी भी जो पादप हैं उनके अंदर एक कोशिका से संपूर्ण पादप जो हैं वो इस ऊतक संवर्धन विधि के द्वारा विकसित किया जा सकता है। क्या है क्लोनिंग प्रक्रिया, जिसमें एक जीन से अनेक जीन बनाए जा सकते हैं, एक जीन के क्लोन तैयार कर सकते हैं, एक कोशिका का क्लोन तैयार कर सकते हैं, या एक कोशिका या कोई ऊतक से संपूर्ण पादप जो है वो भी विकसित किया जा सकता है। और पादप क्लोनिंग के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है, जो उपयोग में ली जाती है, उसे हम ऊतक संवर्धन तकनीक कहते हैं, जिसमें जो भी पादप भाग आपने यूज़ किया है ऊतक संवर्धन प्रारंभ करने के लिए, उसे एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम प्रदान किया जाता है, जिस संवर्धन माध्यम का प्रयोग करके वो तेज़ी से परिवर्धित होती है और कोशिकाएं मिलकर ऊतक, अंग और अंग निर्मित करने के बाद संपूर्ण पादप विकसित कर सकते हैं। जंतु क्लोनिंग जो होती है उसके अंदर जो विधि यूज़ में ली जाती है उसे हम नाभिकीय स्थानांतरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? नाभिकीय स्थानांतरण विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक कोशिका का केंद्रक जो होता है उसे निकाल लिया जाता है। निकालने के लिए यांत्रिक तरीके प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे उसमें परावैंगनी विकिरणें डालें या कोई भी यांत्रिक तरीका जो है उससे उस कोशिका को नष्ट करके उससे केंद्रक को निकाल लिया जाता है, और उस केंद्रक को अंडाणु जो है, अंड कोशिका जो है, उसके केंद्रक को हटाकर उसकी जगह उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो कोशिका है वो 2n कोशिका है, अंडाणु कोशिका n कोशिका, और अंडाणु जो है उसमें क्षमता होती है कि वो संपूर्ण जीव विकसित कर सके, तो उस केंद्रक को अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद जो ये एक तरीके से युग्मनज कहलाएगा। इसमें निषेचन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है, विदलन को प्रेरित किया जाता है। विदलन मतलब विभाजन, निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद में उसमें तेज़ी से भ्रूण में विभाजन होंगे जिन्हें हम विदलन कहते हैं, और इसके लिए इन्हें विद्युत तरंगे जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। उसके बाद भ्रूण को जो है एक अन्य जीव के गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में जीव परिवर्धित होता रहता है और फिर समक्लोन जो है, समरूप क्लोन जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले एक कोशिका लेते हैं, उससे केंद्रक हटा लेते हैं,
फिर एक अंडाणु लिया जाता है, उसका केंद्रक हटाकर उस कोशिका के केंद्रक को अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद निषेचन और विदलन के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्युत तरंगें इसके लिए प्रयोग में ली जाती है। तेजी से विभाजन होते हैं। उसके बाद उसे भ्रूण के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर लिया जाता है, जिससे कि समरूप क्लोन जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एक अंडे या युग्मनज जो है उसके अंदर संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है। एक अंडा और युग्मनज जो है वो पूरा का पूरा जीव बना सकता है। इस जानकारी का प्रयोग जो है वो किसने लिया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के JB गुर्दन ने जो है इस का जानकारी का प्रयोग किया, और प्रयोग में लेते हुए एक प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने मेंढक जो है उसके अनिषेचित या केंद्रक जो है, अनिषेचित अंडा जो है उसका केंद्रक जो है उसे अनिषेचित अंडे के केंद्रक को पराबैंगनी विकिरणों से नष्ट कर दिया, और फिर उस केंद्रक को जो है टैडपोल की उस केंद्रक को हटा दिया, और उस केंद्र अंडे के अंदर कौन सा केंद्रक डाल दिया? आंतरिक उपकला का केंद्रक डाल दिया। टैडपोल की जो आंतरिक उपकला है उसका केंद्रक उसमें प्रतिस्थापित कर दिया। वापस सुनेंगे। मेंढक जो है उसके अनिषेचित अंडा जो है उसमें से केंद्रक को नष्ट कर दिया जाता है, तथा टैडपोल जो है उसकी आंतरिक कोशिका, मेंढक का लार्वा होता है टैडपोल, इस टैडपोल की जो आंतरिक उपकला है उसकी कोशिका से केंद्रक को इस अंड कोशिका अनिषेचित जो अंडा है इसके अंदर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद जो अंडे से उत्पन्न टैडपोल है उस पूर्वजों से वो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में बिल्कुल समान होता है, क्योंकि जो केंद्रक प्रयोग में लिया गया था उसमें समस्त आनुवांशिक सूचना निहित होती है, तो वो वैसा ही दिखाई देगा और वैसे ही जीन प्रारूप उसके अंदर दिखाई देगा। यानी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जो है वो पूर्वजों से बिल्कुल समान है, जिसका केंद्रक प्रयोग में लिया गया था। तो इस प्रकार क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार होती है, हमने डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग की प्रक्रिया के प्रकार। क्लोनिंग 2 प्रकार की होती है। पहली है जीन क्लोनिंग और दूसरी है जीव क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग से तात्पर्य है एक जीन या गुणसूत्र का जैसा नया जीन या उसकी प्रतियां प्राप्त कर ली जाए, उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। और संपूर्ण जीव विकसित कर लिया जाए एक जीव से, तो वो जीव क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है। जीन क्लोनिंग एक जीन या गुणसूत्र जो या उसके कोई भाग जो है उससे नया जीन प्राप्त कर लिया जाए या उसकी प्रतियां प्राप्त कर ली जाए, वो जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसके लिए वाहक का प्रयोग किया जाता है, या फिर एक उपकरण का भी प्रयोग किया जा सकता है क्लोनिंग के लिए। तो वाहक का प्रयोग किया जाता है। एक उपकरण के रूप में थर्मोसाइक्लर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है थर्मोसाइक्लर के अंदर। ठीक है। उच्च ताप पर बहुत सारी प्रतियां प्राप्त की जाती है, इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो उस जीन के या उसके भाग की प्रति प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जीन क्लोनिंग समझ आ गई होगी। एक जीन या उसका कोई गुणसूत्र या उसका कोई भाग जो है उसकी बहुत सारी प्रतियां निर्मित करना ही जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसके लिए वाहक का प्रयोग किया जाता है। उपकरण के रूप में थर्मोसाइक्लर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोसाइक्लर के रूप में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जीव क्लोनिंग। इस प्रकार की क्लोनिंग में संपूर्ण जीव निर्मित किया जाता है। इसकी 3 विधियां होती हैं। नेक्स्ट है जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग के अंदर संपूर्ण जीव निर्मित किया जाता है। इसकी 3 विधियां होती है। पहला ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि, दूसरा केंद्रक प्रत्यारोपण विधि और तीसरा है होनोलुलु तकनीक। ठीक है। सबसे पहले ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि। ब्लास्टोमियर होता क्या है? युग्मनज जो होता है उसके अंदर विदलन होते हैं, और विदलन के बाद ब्लास्टूला निर्मित होता है, या हिंदी में हम इसे कोरक कहते हैं। ब्लास्टूला या कोरक जो है वो निर्मित होने की जो प्रक्रिया है वो ब्लास्टोमियर कहलाती है। ब्लास्टूला या जो कोरक निर्मित होता है उसके अंदर जो कोरक खंड होते हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। वापस रिपीट करती हूँ। युग्मनज बन जाता है निषेचन के पश्चात। युग्मनज बनने के बाद युग्मनज में विभाजन होते हैं। विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि। नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है, दोनों में संयुग्मन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया द्वारा भ्रूण कोशिकाएं बनती हैं, या उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं। ये जो भ्रूण कोशिकाएं या जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनमें संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है।
यदि इस अवस्था में इन ब्लास्टोमियर कोशिकाओं को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक अलग कोशिका जो है वो एक नए भ्रूण का विकास करेगी, और ये जो सभी समस्त कोशिकाओं द्वारा विकसित जो भ्रूण हैं वो एक दूसरे के क्लोन होंगे, जो एक दूसरे से बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि इनके अंदर समान आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, समान जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट होता है, इसलिए एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोन होते हैं। रिपीट कर रही हूँ एक बार, नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है, दोनों का संयुग्मन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज में विदलन होते हैं, मीन्स विभाजन होते हैं, विभाजन के बाद कोशिकाएं निर्मित होती हैं। उस प्राथमिक भ्रूण कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं? ब्लास्टोमियर। यदि इन ब्लास्टोमियर कोशिकाओं को हम अलग कर दें तो अलग करने के बाद जो परिवर्धित होने दें तो परिवर्धित हो प्रत्येक जो कोशिका है इसमें संपूर्ण जीव परिवर्धित होने की क्षमता होती है। तो यदि अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण करेगी, इसे क्लोन कहेंगे हम। यह प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? भ्रूण क्लोनिंग। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण क्लोनिंग। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है केंद्रक प्रतिरोपण टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इयान विल्मिट ने इस टेक्निक का प्रयोग करते हुए डॉली नामक भेड़ जो है उसको विकसित किया था। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें मादा जो है उस मादा के जो अंडे हैं, अंडे से केंद्रक को हटा दिया जाता है और उस मादा के अंडे के अंदर वांछित कोशिका का केंद्रक जो है उसे प्रतिरोपित कर देते हैं। मादा कोशिका जो है उसके अंडे का केंद्रक को हटा देते हैं और उस केंद्रक की जगह हम अपनी वांछित कोशिका जो है उसका केंद्रक उसके अंदर प्रतिरोपित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब जिस जंतु का केंद्रक लिया है तो जो निर्मित होने वाला जीव है, नया जीव है, वयस्क है, परिवर्धित नया वयस्क है, वो उसी जंतु का बिल्कुल क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जननिक आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। तो जिसका केंद्रक प्रयोग में लिया एकदम वो जंतु जो है, नया जंतु, वो उसी जंतु का बिल्कुल क्या कहलाएगा? क्लोन। अब हम उसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। इस टेक्निक का जो प्रयोग है वो डॉक्टर इयान विल्मिट ने किया था और उनके सहयोगियों ने रोजलिन इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड का, वहाँ रोजलिन इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने 1996 के अंदर डॉली नामक भेड़ जो है उसे उत्पन्न किया था। देखिए, जो डॉली भेड़ का निर्माण किया गया था इस विधि के द्वारा डॉक्टर इयान विल्मिट ने किया था। उन्होंने 6 वर्ष के अंदर भेड़ की स्तन कोशिका ली थी और स्तन कोशिका से जो कोशिका निकाली थी उससे, क्योंकि जो भेड़ की स्तन कोशिका है उससे केंद्रक को पृथक किया गया था, उस भेड़ को हम डोनर भेड़ कहेंगे। स्तन कोशिका से कोशिका निकाली गई थी और उस कोशिका से केंद्रक को अलग किया गया था और ये जो भेड़ है ये भेड़ कहलाती है डोनर भेड़। ठीक है। दूसरी एक और भेड़ ली जिसका अनिषेचित अंडा लिया, उसमें से भी केंद्रक को हटा दिया गया और ये जो भेड़ है ये कहलाएगी अंडा डोनर भेड़। कौन सी भेड़? अंडा डोनर भेड़। पहली वाली भेड़ कहलाएगी डोनर भेड़ और दूसरी वाली भेड़ कहलाएगी अंडा डोनर भेड़, क्योंकि पहली वाली भेड़ से हमने कोशिका का केंद्रक लिया था, दूसरी वाली का अंडा ले लिया, इसलिए ये अंडा डोनर भेड़ कहलाएगी। अब क्या करते हैं, देखो, जो स्तन कोशिका का केंद्रक है उसे केंद्रक विहीन अंड कोशिका में विद्युतीय उद्दीपन के द्वारा संयोजित किया जाता है और इस प्रकार जो ट्रांसप्लांट कोशिका है, इस प्रकार जो नई निर्मित कोशिका है उसे संवर्धन माध्यम के अंदर रखा जाता है 1 सप्ताह तक और संवर्धन माध्यम में रखने के पश्चात उसे वृद्धि होने दिया जाता है। 1 सप्ताह कोशिका ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहलाती है, क्योंकि विदलन के बाद ब्लास्टूला बनते हैं, विदलन के बाद ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। स्टेज ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में जो ब्लास्टूला होता है उसे तीसरी जो भेड़ है उसके गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इसे धात्रेय माता कहते हैं, क्योंकि इसके गर्भाशय में ही ये जो भेड़ है इसका परिवर्धन होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं धात्रेय माता। पहला जो भेड़ थी उससे केंद्रक लिया गया स्तन कोशिका से, दूसरी जो भेड़ थी उसका अनिषेचित अंडा लिया गया था और तीसरी भेड़ जो है उसके गर्भाशय में इसको रोपित किया गया था। अब लगभग 5 माह की गर्भावस्था के पश्चात 5 जुलाई 1986 को 4 बजे संसार में सर्वप्रथम स्तनधारी क्लोन ने जन्म लिया,
जिसे डॉली कहा गया। क्या कहा गया? डॉली कहा गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये टेक्निक। नेक्स्ट है अभी हम इसे अंत में डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण है नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। इसे शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के संयुक्त तत्वाधान में चल रही एक शोध परियोजना के अंतर्गत विश्व में पहली पश्मीना बकरी जो है उसे विकसित किया गया था, जिसका जन्म 2012 में कश्मीर में हुआ था और इसे नूरी कहा गया था। नूरी का अर्थ प्रकाश होता है और ये जो भेड़ होती है इससे जो प्राप्त होने वाली जो ऊन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है कीमती ऊन जो है वो ये प्रदान करती है। तो इस प्रकार इस तकनीक के द्वारा इस तरह की भेड़ों के क्लोन भी बनाए जा चुके हैं। ठीक है, लास्ट टेक्निक जो हमारी है वो है होनोलुलु तकनीक। कौन सी टेक्निक? लास्ट जो तकनीक है वो हमारी होनोलुलु तकनीक है। ये जो तकनीक है ये रूजो यानागिमाची के नेतृत्व में तेरुहिरो वाकायामा ने 1998 में विकसित किया था। इसमें दाता और ग्राही कोशिका जो है उनका संलग्न नहीं होता। दाता ग्राही कोशिका जो है वो संलगित नहीं होती। दाता कोशिका से केंद्रक लिया जाता है और उसको अंड कोशिका में डाल दिया जाता है तथा केंद्रक के लिए कोशिका जो यूज़ में ली जा रही है वो कोशिका पहले से G0 या G1 फेज़ में होती है, इसलिए उसे विश्रामावस्था में लाने के लिए जो है लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ऑलरेडी वो G0 या G1 फेज़ के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये जो तकनीक है इसलिए विश्रांति अवस्था में उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तकनीक द्वारा उन्होंने 50 चूहों के क्लोन बना लिए थे और पहली चूहा को उन्होंने क्यूमुलस कहा था। क्या नाम दिया था? क्यूमुलस कहा था। और इस जो चूहिया थी इसकी उन्होंने 3 पीढ़ी तक क्लोन तैयार करे और इस प्रक्रिया दौरान उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया था कि जो क्लोन होते हैं उनके अंदर कोई भी अपसामान्यता नहीं होती। ये नहीं कि वो आगे जाके जननक्षम नहीं होते या उनमें कोई और गुण नहीं होता, तो उनमें कोई भी अपसामान्यता नहीं होती, वो सामान्य जीवों जैसे ही होते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी जो तकनीक है इसके द्वारा ये विकसित किया। तो इस प्रकार हमने क्लोनिंग की तीनों विधियां पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इस क्लोनिंग के क्या अनुप्रयोग है, क्या फ़ायदे इस क्लोनिंग के हैं, क्या क्या उपयोग हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो चिकित्सकीय क्लोनिंग जो है, चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में इसकी क्लोनिंग का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कुछ असाध्य रोग हो जाते हैं, बहुत सारे अंग हमारे शरीर के डैमेज हो जाते हैं, जैसे यकृत है, वृक्क है, ये ख़राब हो जाते हैं, या ल्यूकेमिया हो जाता है, पार्किंसन हो जाए, अल्जाइमर रोग हो जाए, हृदय संबंधी रोग हो जाए, तो इन सभी रोगों के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, हमें अंग प्रत्यारोपित करने पड़ते हैं। यानी कि खराब हुए अंग को हटाकर सही अंग को प्रत्यारोपित करने पड़ते हैं और अंग मिलना आसान नहीं होता है, परंतु क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम अंगों की क्लोन बना सकते हैं और क्लोनिंग द्वारा अंगों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है वो चिकित्सकीय क्लोनिंग कहलाती है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट है जो इसके द्वारा हम ट्रांसजेनिक जंतु विकसित कर सकते हैं, मतलब हम जंतुओं की नस्ल सुधार कर सकते हैं, उनमें वांछित गुणों का समावेश कर सकते हैं। जैसे हम अधिक ऊन देने वाली, अधिक मांस देने वाली, अधिक दूध देने वाली जंतुओं का निर्माण भी क्लोनिंग की प्रक्रिया से विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियां जिनका उपचार नहीं है और उनका उपचार जो है वो क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा या जीन अभियांत्रिकी के द्वारा संभव है। यानी व्याधि युक्त जीन को हटाकर सही जीन को लगाना, तो उसके लिए जीन की क्लोनिंग कर लेते हैं और क्लोनिंग करके उस सही जीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत। तो जीन अभियांत्रिकी द्वारा ये संभव है। और चौथा इंपॉर्टेंट प्रयोग कि पादप जो हैं उनके अंदर भी हम क्लोनिंग कर सकते हैं, उनके अंदर भी हम वांछित गुणों का समावेश कर सकते हैं, उनमें कीट प्रतिरोधकता विकसित कर सकते हैं, अधिक उत्पादन देने वाली फसलें उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक लवण सहिष्णु, क्योंकि लवण जहाँ पाए जाते हैं वहाँ फसलें आसानी से नहीं लगती हैं, तो उस लवण वाली लवणीय भूमि में भी हम सहिष्णु फसलों का निर्माण भी क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सब क्लोनिंग के क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। ठीक है, अब है जो केंद्रक प्रतिस्थापन टेक्निक है उसे हम चित्र के द्वारा भी एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या है, एक कोशिका, ये केंद्रक विहीन जो भेड़ ली गई, इसकी जो
अंडा लिया गया, उसे केंद्रक विहीन करा गया। ठीक है, दूसरा केंद्रक प्रदान करने वाली भेड़ है, इससे केंद्रक लिया गया, इसके केंद्रक को देखो हटा दिया गया है, इसके केंद्रक को लिया गया है, और यहाँ हम विद्युत प्रवाह के द्वारा जो है इसके अंदर इस केंद्रक को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, युग्मनज बन गया। अब ये नेक्स्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आ गई, जिसमें बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बन गए। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में हम इसे कहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं, धात्रे माता के अंदर, जहाँ धात्रे माता में इसका परिवर्धन होता है और डोली भेड़ का जन्म होता है। वापस से रिपीट कर लें एक बार, देखिए ये है हमारा जो है पहली है भेड़, जिससे कि हमने क्या करा, जिसका हमने अंडा लिया, उसकी स्तन कोशिका से हमने केंद्रक लिया, दोनों को हमने क्या किया, इसके केंद्रक को अंडा विहीन जो निषेचित अंड जो है उसके अंदर इसके केंद्र को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद ये युग्मनज कहलाया। उसके बाद इसमें विभाजन के लिए इसे प्रेरित किया गया। विभाजन के लिए प्रेरित करने पर ब्लास्टोमियर्स बन गए, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आ गई। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इसको किसमें परिवर्धन, इसे कल्चर मीडिया दिया गया, संवर्धन माध्यम दिया गया, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ गई है। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इसे धात्रे माता के गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया गया, जिसमें इसका परिवर्धन होता रहा और अंत में ये डोली भेड़ प्राप्त हुई। डोली भेड़ जो होती है वो कौन सी भेड़ की क्लोन होगी, जिसकी स्तन कोशिका का हमने केंद्रक लिया, ये बिल्कुल इसका क्लोन थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज के टॉपिक वीडियो के अंदर क्लोनिंग वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप इसे अच्छे से देखिए वीडियो को और समझिए।